तो हेलो बच्चों, हम लोग आज जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बताया था, उसी वेव पार्टिकल डुअलिटी को हम लोग आज लिख लेते हैं कि क्या था डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस और कैसे उसको हम वर्ड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा होना है, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट की डुअलिटी क्या होती है, लाइट में डुअलिज्म क्या होता है, और फिर हम कहेंगे अगले स्टेप में कि कैसे इस लाइट के डुअल बिहेवियर को देख करके डे ब्रॉगली ने मैटर के डुअलिटी के बारे में बताया था। तो वो हमारा वेव पार्टिकल डुअलिटी का कंसेप्ट हो जाएगा। तो हेडिंग लिखेंगे डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। ठीक है, डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस या कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव। तो पहले हम मैटर वेव का कंसेप्ट या डे ब्रॉगली का हाइपोथेसिस समझने से पहले लाइट के डुअल नेचर के बारे में समझेंगे। लिखिए इसके बारे में, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लिखते रहिए। लिखिए, इन 1807, 1807 की बात है। इन 1807 यंग, थॉमस यंग, in 1807 Young proved that light is a wave. Young proved that light is a wave that shows the property of interference. Light is a wave that shows the property of interference. Full stop. To prove this property, Young performed to prove this experiment, Young performed the double slit experiment. Young performed the double slit experiment and explained it mathematically by considering the waveform of light. Full stop. The phenomena of interference. The phenomena of interference cannot be explained. The phenomena of interference cannot be explained unless light is considered as wave. Unless light is considered as wave. यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम जब यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, मेरे ख्याल से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें ऐसा होता था कि एक स्लिट होती है जिसमें कि एक कार्डबोर्ड में 2 स्लिट होती हैं। तो जब वेव यहाँ से लाइट वेव इससे गुजरती है तो सामने जो पर्दा होता है उस पर्दे पर इस तरह से बहुत सारी काली चमकीली पट्टियाँ बन जाती हैं। इंटरफेरेंस में ऐसा होता है और इसमें हम मानते हैं y = sin ओमेगा t, एक A से निकलने वाली लाइट और B से निकलने वाली लाइट है, y = A sin ओमेगा t + phi। इस तरह से ये इस तरह का कुछ मानते हैं और फिर इससे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन आती है। तो यंग ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया और साथ ही साथ इसमें पैटर्न क्यों बनता है इसको समझाने के लिए इस तरह के मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को भी किया। तो इससे ये पता चल गया कि लाइट को जब हम वेव के फॉर्म में मानते हैं तभी हम इस तरह का पैटर्न समझा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। और इंटरफेरेंस जैसी घटनाएं न्यूटन के समय में भी थी। ये जो घटना ये डबल स्लिट वाला है
ये यंग ने इस एक्सपेरिमेंट की खोज नहीं की थी कि यंग ने इस एक्सपेरिमेंट खोजा था, यंग ने इस एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म खोजा था, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया और अच्छे से परफॉर्म किया, ब्राइट डार्क फ्रिंज की पट्टी की चौड़ाई तक निकालने लायक इसको पैटर्न को बनाया, और साथ ही साथ उन्होंने उस मैथमेटिक्स को यूज किया था। ये उनकी उपलब्धि थी। तो न्यूटन के ज़माने में जब इंटरफेरेंस के फिनोमेना देखे जा रहे थे तो न्यूटन ने उसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका अडॉप्ट किया था वो था लाइट का पार्टिकल नेचर। न्यूटन हमेशा इस बात पर विश्वास करते थे कि प्रकाश के पास कणों जैसा गुण होता है, पार्टिकल नेचर होता है, कॉर्पस्कुलस थ्योरी होती है। तो उस कॉर्पस्कुलस थ्योरी को मान करके ये सारा एक्सप्लेनेशन किया जाता है, न्यूटन के द्वारा किया गया, बट वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी कि पार्टिकल का नेचर न्यूटन के द्वारा अडॉप्ट किया गया एक बहुत अच्छा अप्रोच नहीं था इसको करने का। तब यंग ने इसको अप्रोच अच्छा क्या था ही नहीं अप्रोच, फिर जब यंग ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया तो ये हो गया कि लाइट के इंटरफेरेंस को समझाने के लिए हमें पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि वेव नेचर को होना चाहिए। तो वही आप लिखिए आगे, दिस फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन अनलेस लाइट इज कंसिडर्ड एज अ वेव, कैन नॉट बी एक्सप्लेन अनलेस लाइट इज कंसिडर्ड एज अ वेव। अब दूसरी तरफ ये तो हो गई बात, उसके बाद फिर और समय बीता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ऐसे घटनाएं आने लगी। तो जब लोग इनको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे वेव नेचर मान करके, तो वो ये घटनाएं एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो न्यूटन के ज़माने में जब पार्टिकल नेचर मान के इंटरफेरेंस को समझा रहे थे तो इंटरफेरेंस समझ में नहीं आ रहा था, तो इंटरफेरेंस को समझाने के लिए वेव नेचर की बात सोची गई। फिर 100-200 250 साल 200 साल बीता, तो उसके बाद जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे घटनाएं जब देखी जाने लगी, लोगों ने जब वेव थ्योरी को यूज करना चाहा तो अब ये घटनाएं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इनको समझाने के लिए फिर आइंस्टीन ने जैसे क्या काम किया था, आइंस्टीन ने कहा था कि जो लाइट होती है उसको हम पार्टिकल नेचर का माने। मतलब वही जो न्यूटन ने बात कही थी वही लगभग फिर से कह रहे थे, लेकिन अब की बार कहने का तरीका थोड़ा उनका अलग था। उन्होंने इन पार्टिकल को, लाइट को एनर्जी के पैकेट के रूप में माना और हर एनर्जी पैकेट की एनर्जी की कुछ वैल्यू उन्होंने बताई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सप्लेन द रिजल्ट of photoelectric experiments, to explain the results of photoelectric effect experiments as performed by Leonard, फिर से बोल दे रहे हैं, to explain the results on photoelectric effect experiment as performed by Leonard in 1905, 1905 में। In 1905 Einstein, in 1905 Einstein proposed the concept of light quanta. Einstein proposed the concept of light quanta, और लाइट क्वांटा को ही हम अब आज की डेट में फोटोन कहते हैं। प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट क्वांटा यानी कि फोटोन। तो जब फोटोन के कॉन्सेप्ट को प्रपोज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। फुल स्टॉप। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स द लाइट हैज़ डुअल नेचर। दिस मीन्स द लाइट हैज़ डुअल नेचर। इसको अंडरलाइन कर देना, लाइट के पास डुअल नेचर है। दिस फैक्ट वॉज कन्फर्म्ड, दिस फैक्ट वॉज कन्फर्म्ड लेटर, बाद में, LATER मतलब बाद में, कन्फर्म्ड लेटर बाय डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड एग्जामिनेशंस। लेटर बाय डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशंस, क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड explanations, different quantum mechanical experiments and explanations। एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे अभी इस साल जो फिजिक्स का नोबेल मिला है उसमें एक नाम है एंटोनो जिलिंगर है, एक है आर्लेन आस्पेक्ट हैं, क्लाउजर हैं। इसमें जो आर्लेन आस्पेक्ट हैं और जो जिलिंगर हैं ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। ये बात है शायद 1990 के ज़माने की, जब
इन्होंने पार्टिकल के साथ वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, जिलिंगर ने शायद किया था। C16 पार्टिकल है, बर्कमिस्टर फुलरिन पार्टिकल है, तो उसके साथ उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। 1990 की बात है मेरे ख्याल से। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट था कि डुअल नेचर होता है प्रकाश का, फोटोन के साथ भी काम किया क्वांटम ऑप्टिक्स में। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहे थे कि हाँ भाई, इस तरह का ये रियलिटी है, लाइट के पास दोहरा व्यवहार होता है, वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है, एज अ वेव भी बिहेव कर सकती है। तो ये आपने लिखा है, लेटर कन्फर्म बाई डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेनेशंस। आगे लिखोगे, सो मॉडर्न रिजल्ट सेज दैट light is regarded as a particle. So modern result suggested that light is regarded as a particle in the field. Light is regarded as a particle in the field related to the interaction of material. इसको अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहे हैं। लाइट इज रिगार्डेड एज अ पार्टिकल इन द फील्ड रिलेटेड to the interaction of material. Interaction of material, ब्रैकेट में लिख दीजिए, when light is emitted or absorbed. Interaction of material, ब्रैकेट में लिख दीजिए, when light is emitted or absorbed, ब्रैकेट close, and regarded as wave, in region related with the propagation only, and regarded as wave in region related with the propagation only. Full stop. This is the dual nature of light. This is the dual nature of light or duality of light. This is the dual nature of light or duality of light. तो ये तो डुअल नेचर ऑफ लाइट का, जो कि आइंस्टीन के इस फोटोन हाइपोथेसिस और उससे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इंटरफेरेंस वगैरह घटनाएं देखी जा रही थी, उनसे ये पता चला था। और ये बात, ये डुअलिटी 1905 में आइंस्टीन ने सबको बता दी थी। सब लोग जान गए थे कि हाँ भाई, लाइट के पास डुअल बिहेवियर है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ वेव और इट इज़ बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। फिर लेकिन अब समझो जरा, इस बात को समझना, आइंस्टीन ने जब ये बात कही तो इस कहने का उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना। तो ऐसा नहीं कि आइंस्टीन ने बात एकदम से हवा में कह दी। आइंस्टीन के पास एक मोटिवेशन था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट दिख रहे थे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो ये बातें कह रहे थे। फिर करीब करीब 20 साल का समय बीता, 1924 का समय आया। एक फिजिसिस्ट थे, एक फ्रांस के राजघराने के थे, लुइस डी ब्रॉगली या लुइस डी ब्रॉय, फ्रेंच भाषा में उनको डी ब्रॉय कहते हैं, ब्रॉगली नहीं कहते, बट इंडियन प्रोनाउंसिएशन ब्रॉगली कहते हैं, तो हम भी ब्रॉगली कहते हैं। तो लुइस डी ब्रॉगली अपनी थीसिस लिख रहे होते हैं, अपनी पीएचडी कर रहे होते हैं। तो उस पीएचडी की थीसिस में बड़ा ही बोल्ड सा स्टेटमेंट देते हैं। अब इस स्टेटमेंट की खास बात ये थी कि ये स्टेटमेंट आइंस्टीन के डुअल नेचर जो बताया था उसका उल्टा था, लेकिन उस समय डी ब्रॉगली ने किसी एक्सपेरिमेंट को देख करके उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। उन्होंने जस्ट इस स्टेटमेंट को प्योर लॉजिक के बेसिस पे कहा था, एक फिलोसफिकल थॉट के बेसिस पे कहा था, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो 1924 में बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट होता है ये, जब ये कहते हैं डी ब्रॉगली। जैसे आइंस्टीन ने जब कहा कि फोटोन होना चाहिए, तो लोगों ने कहा क्या सबूत है, क्यों कह रहे हो फोटोन होना चाहिए? तो आइंस्टीन कहते हैं अगर फोटोन नहीं मानोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। लोगों ने कहा हाँ बात सही है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फोटोन चाहिए। लेकिन जब डी ब्रॉगली अपनी बात कहते हैं तो लोगों ने कहा आप कैसे कह सकते हो कि आपकी बात सही है, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? डी ब्रॉगली कहते हैं नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। देन हाउ वी शुड एग्री विद योर स्टेटमेंट? तो कहते थे तर्क तो यही कह रहा है, लॉजिक्स तो यही कह रहे हैं। तो शुरुआत में इसका बड़ा विरोध हुआ, जाहिर सी बात दुनिया विरोध करेगी। ऐसे कोई उठ के खड़ा हो जाए और कुछ भी डुअलिज्म बताना शुरू कर दे तो हम एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं कह सकते। हम साइंटिफिक एरा की बात ही छोड़ दें, वैसे भी कोई भी कुछ भी कहना शुरू कर दे तो जनरली हम
अगर थोड़ा सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं तो हम उसको ऐसे यकीन नहीं करते, हम अपनी तरफ से कुछ परखेंगे, लेकिन परखने के लिए कुछ हो ही ना तो फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ा भाग के साथ मिलता है, जो भी आप कहें। 1924 में बात कही, बहुत दिनों तक डी ब्रोगली को विरोध झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि 1927 में इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया। तो 3 साल का समय तो ऐसा होता है, उस ज़माने में तो नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। तो एक ने कोई बात कही, फिर उस पेपर को कहीं पहुंचने में, उसको समझने में समय लगा, फिर किसी कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई, फिर कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। तो वो 3 साल का समय ऐसा था कि थोड़ा विरोध उस तरह का था, लेकिन उतना स्ट्रांग विरोध नहीं था। लेकिन अगर 10-12 साल बीत जाते तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती, बहुत सारे लोग पढ़ते, समझते, उसकी बाल खाल निकालते। 1927 में उसका सबूत मिल गया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और इससे इस बात को बहुत ही ज़्यादा बल मिला, यानी एकदम से डी ब्रोगली की वो जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट बन गया फिजिक्स की दुनिया का। और उससे क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच में एक बहुत ज़बरदस्त उछाल आया और बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ। तो यहाँ पे लिखो, इन 1924 आफ्टर ऑब्जर्विंग द In 1924, after observing the Einstein's theory of relativity, अब देखो यहाँ भी आइंस्टीन है अप्रत्यक्ष रूप से, Einstein's theory of relativity, Einstein's photon hypothesis. After observing in 1924, after observing the Einstein theory of relativity, Einstein photon hypothesis, and the dual nature of light, and the dual nature of light, डी ब्रोगली प्रपोज्ड, ये नाम है, ये डी स्मॉल होता है, वो लुइस डी ब्रोगली था, पर डी ब्रोगली जो है उनका हम आधा लिखते हैं। तो यहाँ अगर लुइस लिखोगे तो एल कैपिटल लिखोगे, पर डी ब्रोगली लिखोगे तो डी स्मॉल लिखोगे। तो द डुअल नेचर ऑफ लाइट, कॉमा, डी ब्रोगली प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। De Broglie proposed the concept of matter waves. Full stop. This is called de Broglie hypothesis. तो de Broglie hypothesis क्या है? de Broglie के द्वारा मैटर वेव को प्रस्तुत करना ही de Broglie hypothesis कहलाती है। ओके, ये है इसका बेसिक फंडा। चलें आगे लिखिए। अकॉर्डिंग टू इट, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है? ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव अ वेव लाइक प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूं, ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स have a wave like all the moving objects have a wave like property। सभी जो गतिमान वस्तुएं हैं उसमें हम भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, सब कुछ, उसके साथ एक वेव तरंगों जैसा गुण जुड़ा होता है। ये बिल्कुल नई चीज़ थी। हमने इससे पहले क्या कहा था? जो तरंग है, जो प्रकाश है, उसके पास कणों जैसा गुण है, वो पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। लेकिन यहाँ हम कह रहे थे, जिनको कण कह रहे हैं, जिनको कि हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, पार्टिकल ऐसे चौक हो गए। अगर पूरे ब्रह्मांड की स्थिति में देखो तो ये चौक कण से भी छोटा है। ब्रह्मांड कितने हजार करोड़, पता नहीं कितने करोड़, कितने किलोमीटर का फैला हुआ है। पृथ्वी को देख लो तो पृथ्वी की जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी तुलना में हम अपने आप को देखें तो हम कण मात्र है, इतने छोटे दिखेंगे हम। तो उसके हिसाब से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास एक वेव जैसा गुण होता है। अब सवाल ये होता है कि तो हमारे साथ भी वेव जैसा गुण है? इस सिद्धांत के हिसाब से तो है। शर्त क्या है? आप गति में होने चाहिए। तो अगर मैं इसमें गति में हूँ तो क्या मेरे साथ कोई तरंग जुड़ी है? सिद्धांत कहता है जुड़ी है। तो मैं कहता हूँ मुझे दिख क्यों नहीं? पहली बात, तरंग दिखती नहीं है। अच्छा, नहीं दिखती है तो तरंग के कुछ और प्रभाव होते हैं ना, तरंग इंटरफेयर करती है,
तरंग डिफ्रेक्ट करती है। ऐसा क्यों नहीं होता जब मैं अपने साथी के साथ गले में हाथ डालता हूँ तो हमारी तरंगें आपस में क्यों नहीं इंटरफेयर करती हैं? मान लो हम दो लोग हैं, एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, दोनों गति में हैं, या दो लोग अगल बगल मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, दोनों गति में हैं, तो इसका मतलब उनकी तरंगें अगर जुड़ी हैं आपस में इंटरफेयर कर जानी चाहिए। तो कुछ अलग सा कुछ दिखना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, क्यों नहीं होता? उसका जवाब हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर हम लोग तरंग व्यवहार क्यों नहीं महसूस कर पाते। जबकि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं, 10 चल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर उनकी मैटर वेव प्रभावशाली होती हैं और आपस में इंटरफेयर करती हैं। और ये तमाम तरह के एक्सपेरिमेंटों के थ्रू प्रूफ हो चुका है। इसी तरह के एक्सपेरिमेंटल करने के लिए इस बार का फिजिक्स का नोबेल भी एक तरह से आप कह सकते हो दिया गया है। तो ये वेल एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फैक्ट हैं, हमारे सामान्य ज्ञान से थोड़ा अलग हैं। हम जब सोचते हैं इस चीज़ों को तो हम आम जीवन में देखते नहीं, इसलिए हमारा सामान्य ज्ञान जो हमारे देखने के हिसाब से है उससे थोड़ा अजीब सी बातें लगती हैं। बट ये ऐसी बातें हैं जो सही हैं। इनको आप तब समझते हो और अच्छे तरीके से जब आप, जैसे हम बोल चाल के लिए हिंदी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, समझने के लिए अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ समझते कब है? जब कोई हमसे हमारी भाषा में कहता है या हमसे उस भाषा में कहता है जिसको हम जानते हैं। हमें तमिल नहीं आती तो कोई हमसे तमिल में कुछ भी कहेगा हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हमें तमिल सीख ली तो हम उसके द्वारा कही गई बातों को समझ सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं। ऐसे ही विज्ञान फिजिक्स में भाषा होती है गणित की। अगर हम गणित की भाषा को अच्छी तरह से सीख लें तो हमसे गणित की भाषा में कही गई बातें हमें समझ में भी आएंगी और हम अपनी गणित की भाषा में वो समझा भी पाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे इंट्यूशन के लिए हिंदी में अंग्रेजी में बोलने में इस तरह से थोड़ा सा आपको अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी पार्टिकल के साथ तरंग व्यवहार कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप गणित की भाषा, गणित को डेवलप कर ले जाओगे और गणित की भाषा में बात करोगे तो गणित के फार्मूले दिखाएंगे कि नहीं ये सच है। गणित फैक्ट आपको शो करेगा, हाँ ऐसा होता है। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स ए डिफ़िकल्ट ब्रांच बिकॉज इट हाईली मैथमेटिकल, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में होती है। लेकिन फिर भी हम लोग मैथमेटिक्स पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग उनके जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव वेव लाइक प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखें, कॉमा क्लोज कर दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिस वेव नेचर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। दिस वेव नेचर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। इस जो ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ है, ऑब्जेक्ट को ही तो हम मैटर कहते हैं, हिंदी में इसको तत्व कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ही मैटर कहा जाता है, क्योंकि मतलब मैटर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जगह घेरे, जिसका अपना एक वॉल्यूम हो, जिसका अपना एक सरफेस एरिया हो, जिसका अपना एक आकार प्रकार हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सभी मूविंग ऑब्जेक्ट या सभी मूविंग मैटर के साथ एक वेव व्यवहार होता है, और वो जो वेव व्यवहार होता है उसी को हम मैटर वेव कहते हैं। तो वही आपने लिखा है, द वेव नेचर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, फुल स्टॉप। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर वेव, द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब वेव है तो वेवलेंथ होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर वेवलेंथ, या इसको हम कहते हैं de Broglie the magnitude of matter wavelength या de Broglie wavelength is given by relation lambda is equal to h upon p, is given by relation lambda is equal to h upon p। ये हमारा, इसे कहते हैं डिब्रोगली रिलेशन, इसे हम डिब्रोगली रिलेशन कहते हैं। देखो कितना सिंपल से मैथमेटिक्स, इतनी अजीब सी सुनने में, इतनी अजीब सी लगने वाली जो कॉन्सेप्ट है, इसका इक्वेशन कितना सिंपल है। लेफ्ट साइड में कौन है? लेम्डा। लेम्डा किसका गुण होता है? तरंग का। राइट साइड में कौन है? मोमेंटम। P इज द mv, मोमेंटम। और मोमेंटम किसका गुण है? उस ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है, और इसके जोड़े कौन है? प्लैंक कांस्टेंट। तो ये एक ऐसा इक्वेशन, इसका लेफ्ट साइड वेव बिहेवियर है, राइट साइड पार्टिकल बिहेवियर है, और वेव बिहेवियर पार्टिकल बिहेवियर आपस में किससे जुड़े हुए हैं? प्लैंक कांस्टेंट से, और इक्वल टू का साइन यही शो कर रहा है। तो यहाँ हम एक तरफ व्यवहार दिखा रहे हैं तरंग का, एक तरफ व्यवहार दिखा रहे हैं पार्टिकल का,
और ये इक्वेशन ये दिखा रहा है कि जिसको आप पार्टिकल समझ रहे हो, जब वो गति करता है तो तरंग जैसा व्यवहार शो करता है, और डुअलिटी ऑफ लाइट क्या शो करती है, जिसको आप तरंग समझ रहे हो, जब वो गति करता है तरंग यानी कि लाइट, तो वो पार्टिकल जैसा बिहेवियर शो करता है। तो इस तरह से डुअलिज्म की बात यहाँ पर भी आ गई कि जो वेव है उसके पास पार्टिकल गुण है और जो पार्टिकल उसके पास वेव का गुण है। तो यहाँ पर है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे लिखोगे इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में एक इक्वेशन है तो नंबर नहीं देते हैं, लिखते हैं इन अबव इक्वेशन द लेफ्ट हैंड साइड, in above equation the left hand side is showing the wave like property. In above equation the left hand side is showing the wave like property and right hand side, left hand side is showing the wave like property and right hand side is showing the particle like property. Left hand side यानी lambda is showing the wave like property and right hand side is showing the particle like property. ये है इस कॉन्सेप्ट का मतलब, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अच्छा, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है और वो डेरिवेशन का आधार वही जो मैंने शुरू में कहा था कि डी ब्रोगली सिद्धांत तक पहुँचे कैसे। डी ब्रोगली सिद्धांत को पहुँचने से पहले उन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझा, उन्होंने आइंस्टीन की फोटोन हाइपोथेसिस को समझा और फिर किस तरह से प्रकाश के पास दोहरा व्यवहार होता है इसको समझा। यानी कि ही वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, पीएचडी अपनी कर रहे थे और वो उस समय की जो थ्योरी नई नई खोजी गई थी, 1924 की बात है, 1905 में 10-20 साल पुरानी थ्योरी थी और आइंस्टीन तब तक बहुत बड़ा नाम हो चुके थे, तो वो उन सारी थ्योरी की गहरी समझ डेवलप कर रहे थे। इसीलिए हम पढ़ाते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब होता है हम उन विचारों को पहले समझें जो अभी मौजूद हैं, और जब हम उन विचारों को समझ जाते हैं अच्छी तरह से तो फिर हम उससे किसी अगले विचार की तरफ पहुँचते हैं। तो आप देखो आइंस्टीन की इन सारी थ्योरी को पकड़ के डी ब्रोगली वहाँ पहुँच गए जहाँ आइंस्टीन नहीं पहुँचे थे। आइंस्टीन भी ये सब कह सकते थे, आइंस्टीन ने तो रचनाएं की थी सबकी, ये सबका रचनाकार तो आइंस्टीन थे, लेकिन वो नहीं सोच सके जो कि डी ब्रोगली सोच रहे थे। तो ये है एक तरह से एक मतलब सोचने की क्षमताओं की बात है कि भाई हम क्या करेंगे, सब जो कुछ है सब तो खोजा जा चुका है, अब हम क्या कर पाएंगे, इतने तेज दिमाग के लोग दुनिया में मौजूद हैं। ये कहना बहुत ही गलत है। आप अपना प्रयास करो, कौन जाने ईश्वर ने या विधाता ने कुछ बहुत अच्छा आपके लिए सजो के रखा है कि वो आप जब करोगे तभी आपको दिया जाएगा, अगर नहीं करोगे तो छूट जाएगा। अगर आप ये सोच के चलोगे अरे हमारे हिस्से में कहाँ आएगा, हम कहाँ इतने प्रतिभाशाली हैं, हमारा कौन पूछेगा, नो नो नो, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। नहीं मिला सो नहीं मिला, प्रयास नहीं करोगे तो भी तो नहीं मिलेगा, कम से कम करके नहीं मिला संतोष रहेगा। और क्या बात है, हो सकता है कि आपके प्रयास के लिए वो फल रखा हो और आपको मिले। तो इस तरह की एक स्टूडेंट लाइफ में एक सीख भी मिलती है डी ब्रोगली की इन सारी बातों से कि उस समय जो बोहर का समय था, आइंस्टीन का समय था, श्रोडिंगर का समय था, लॉरेंज का समय था, बड़े बड़े वैज्ञानिक लेनार्ड, ये सब बड़े बड़े आपके वंडरवॉल, पाउलिंग, लुइस पाउली, वुल्फगैंग पाउली, कितने लोग थे धुरंधर, उन सब से बच गई थ्योरी। 1924 में कौन खोज के ला रहा है, डी ब्रोगली, जो कि एक स्टूडेंट था। और इस थ्योरी की अभी हम लोग देखेंगे इतनी ज़्यादा इसकी फॉर रीचिंग रही, इतनी ज़्यादा इसकी महत्वता रही कि इसने आइंस्टीन 1924 के पहले की जितनी क्वांटम मैकेनिक्स थी, जिसमें बोहर का मॉडल था, सोमरफील्ड का मॉडल था, आइंस्टीन का फोटोन हाइपोथेसिस था, उस सबको क्या करार दे दिया, दैट इज नाउ नोन एज ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब डी ब्रोगली के सिद्धांत के बाद 1926 में श्रोडिंगर आते हैं और वो श्रोडिंगर इक्वेशन देते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन ना लिखी जा गई होती अगर डी ब्रोगली ने इस खोज ना की होती, मे भी कोई और करता, बट हम एक बात बता रहे हैं। और 1926 के बाद की जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट इज द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, और 1926 से पहले की जो क्वांटम मैकेनिक्स, इवन 24 कहना चाहिए, उससे पहले की जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट इज द ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये खोज ऐसी थी जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में युग को बांट दिया, इससे पहले ओल्ड है, इससे बाद मॉडर्न, और मॉडर्न आज भी चल रही है। दिस वाज द
स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी की बात है। तो चलिए हम इसका एक डेरिवेशन करते हैं कि आप इसका डेरिवेशन कैसे बता सकते हो, कैसे इसको हम डिराइव कर सकते हैं, उसको चलिए देखते हैं। डेरिवेशन, हेडिंग लिखेंगे डेरिवेशन, ऑल्दो इट इज ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग, बट अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो अभी आपके लिए एक थोड़ा सा नई चीज़ होगी। जो फोटोन हाइपोथेसिस था उसके हिसाब से फोटोन की एनर्जी कितनी होती वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फोटोन हाइपोथेसिस, एनर्जी ऑफ फोटोन इज E is equal to h nu, equation number 1, by theory of relativity। क्या कहती है? by theory of relativity the energy of very fast मूविंग पार्टिकल, यानी जिसकी वेलोसिटी c की वेलोसिटी के लगभग हो, ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी ऑफ वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल, ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, is by theory of relativity the energy of very fast moving particle also called relativistic particle is E बराबर अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। ये फॉर्मूला होता है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। फॉर फोटोन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये फॉर्मूला फोटोन के लिए है, फॉर फोटोन m नॉट इज 0, यानी कि हम कहते हैं रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास इज 0। अब रेस्ट मास 0 होने का मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट मास ऑफ 0? रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, अभी हम स्किप कर देते हैं। बस मान लीजिए फोटोन के लिए चीज़ होती है। सो E बराबर क्या हो जाएगा? P जो 0 हो गया तो सिंपली आपको बचेगा PC। ऑब्वियस सी बात है, प्लस साइन हम ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, भाई ये भी फोटोन के लिए हो गया, इक्वेशन नंबर 2 भी फोटोन के लिए कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 तो फोटोन के लिए लिखा ही था। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो h न्यू बराबर PC, या आप लिख सकते हो P बराबर h न्यू बाई C। और हमें मालूम है कि वेलोसिटी जो होता है वो फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, तो 1 बाई लेमडा बराबर हो जाएगा न्यू बाई C। तो यहाँ से जाएगा P बराबर h अपॉन लेमडा। तो ये या और लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन P, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन P। तो जो ब्रोगली ने जो प्रपोज किया था कि देखो इधर लेफ्ट साइड में आपके पास वेव नेचर है और राइट साइड में पार्टिकल नेचर है, उसको हमने प्रूफ कर दिया। और ऐसा करने के लिए हमने ये पूरे फार्मूले को यूज किया। अब आप कहोगे सर ये जो आपने प्रूफ किया तो फोटोन के लिए किया है, अगर कोई पार्टिकल फोटोन के अलावा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर ब्रोगली कहते हैं कि ऑल्दो दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फॉर द फोटोन बट इट इज इक्वली करेक्ट for all kind of particles। This was the basic idea जिस पे विवाद था। इस पूरे डेरिवेशन में किसी कोई विवाद नहीं था, सबने कहा हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब इस इक्वेशन नंबर 3 के बाद आइंस्टीन कहते हैं कि ये जो लॉजिक है ये तो फोटोन के लिए फार्मूला हमने डिराइव किया आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कोई डेरिवेशन कोई डिफरेंशिएशन नहीं, सिंपल से लॉजिक कोई पहुंच सकता था। लेकिन आइंस्टीन का ब्रोगली ये कहना कि ये फॉर्मूला सिर्फ फोटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, इंसानों के लिए भी एप्लीकेबल है। इस पे विवाद हो गया, इस पे विवाद फंस गया कि नहीं ये गड़बड़ है, ये नहीं सही है। ऐसा कैसे डिराइव कर रहे हो फोटोन के लिए और दावा कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी सारे पार्टिकल के लिए, सभी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए है।
यहीं पे सारी बात फंसी, यहीं पे सारा विरोध हुआ। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो लोगों ने करके दिखाया, इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है वो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तब जा करके लोगों को संतोष हुआ कि अच्छा, डी ब्रॉगली की बात सही थी। अब सवाल यह, डी ब्रॉगली को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली ये बात कहने के लिए? तो भाई ऐसा है कि हिम्मत तो कुछ ऐसा इनहेरेंट सा गुण होता है लोगों का, अपने काम पर, अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने आप विश्वास की बात होती है। अब इसको हम जीनियसनेस की निशानी मान के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इस रूट के अंदर नहीं जा पाएंगे कि कोई व्यक्ति जीनियस क्यों है। अब इसको हम ईश्वर की रचना कह लें, ईश्वर का चमत्कार कह लें, ईश्वर का अजूबा कह लें, जो भी कुछ कह लें, बट वी कांट गो विद इन दिस मैटर। सो यहाँ पे लिखोगे above equation is not only true for, according to, ऐसे लिखें, according to de Broglie, above equation is not only true for the photon but equally applicable to all material particles. Is not only, ऐसा होना चाहिए, is not only true for the photon but equally applicable to all the material particles. यहाँ पर हम एक बात यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि h लैम्डा इज इक्वल टू h/p इससे डी ब्रॉगली रिलेशन और ये वेव पार्टिकल डुअलिटी को, या जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, इसको साफ साफ तरीके से हमारे सामने रखता है, एक इम्पॉर्टेंट तरीके से हमारे सामने इसको रखता है। अब एक चीज़ और है, क्या हम डी ब्रॉगली रिलेशन को केवल इक्वेशन नंबर 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्या इसको लिखने के और भी कुछ तरीके हैं? तो और भी तरीके हैं, और ये सारे तरीके न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशन। हेडिंग लिखना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ different forms of de Broglie relation। पहला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। एक तो ये हमारा फेवरेट। दूसरा है इफ p इज इक्वल टू mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब जरा इसको देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट द पार्टिकल इज moving with relativistic velocity। मान लो पार्टिकल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो इट्स टोटल एनर्जी इज E बराबर, ये हो जाएगी, अभी लिखा था ये होती है। ऑल्सो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, suggested that
total energy is sum of kinetic energy and rest mass energy. Total energy is sum of kinetic energy and rest mass energy. ये भी कहा जाता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होती है। तो मान लो लेट काइनेटिक एनर्जी इज के, तो E बराबर हो जाएगा K प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा सा आपको असहजता हो रही होगी क्योंकि ये रिलेशन जो है ये कुछ अलग सा है, ये रिलेटिविटी का है और आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा असहजता हो सकती है, बट इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में देख सकते हैं। और अब आप ऐसा कर सकते हो, E बराबर रिलेटिविटी का एक हिस्सा ये बताता है और दूसरा हिस्सा ये कहता है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये हो गया, तो अब हम इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ। K प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 K स्क्वायर एम स्क्वायर सी की पावर 4 2K एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर से आपने ओपन कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा P स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर K स्क्वायर 2K एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया P स्क्वायर सी स्क्वायर K कॉमन ले लो, K 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो P की वैल्यू हो जाएगी, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, P स्क्वायर बराबर K बाई सी स्क्वायर, तो P बराबर हो जाएगा 1 बाई सी अंडर रूट K 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो P की वैल्यू आ गई, K है ये आपका K है, P की वैल्यू K। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो बाई इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, इसको रखोगे तो ये पलट जाएगा, C ऊपर चला जाएगा, अंदर बचेगा K प्लस एम नॉट 2 एम नॉट। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला आ गया एच सी अपॉन के। आई होप कुछ छूटा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी मतलब है जब उसका वेलोसिटी प्रकाश के वेग के लगभग हो, बहुत तेज हो। प्रकाश का वेग तो सबसे तेज होता है दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे तेज कोई चीज़ चल सकता है तो प्रकाश है। उसके लमसम कोई चले, उससे 0.1% कम, कोई 1% कम, कोई 2% कम, लेकिन लगभग उतना ही, तो उस स्थिति को हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये अलग से पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन के रूप में ऐड कर दिया जाता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू बताओ, या रिलेशन बताओ फॉर अ पार्टिकल विच इज़ मूविंग विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। तो इस तरह से इसको स्पेसिफिकली पूछते हैं, इसी तरह से। अच्छा, ये हो गया हमारा तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार हम पढ़ लेते हैं। चौथा प्रकार ये है कि नहीं सर, अगर मान लो पार्टिकल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, वही ऐसी गति है जो हम सामान्य जीवन में देखते हैं। जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी हम सामान्य जीवन में देखते नहीं हैं, कहाँ हम इतनी ऊर्जा लगाएंगे कि कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पे चला जाएगा। वो कुछ खास स्थितियों में, कुछ खास एक्सपेरिमेंट में, ब्रह्मांड में कुछ खास घटनाओं में ऐसा होता है। तो हम तीसरा चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर फ्री पार्टिकल मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक
velocity for a particle which is moving with non-relativistic velocity. तो यहाँ आप लिखोगे in such case the total energy is the kinetic energy of particle. भाई आप कह रहे हो कोई पार्टिकल फ्री है, तो फ्री होने का मतलब ये होता है कि उस पर कोई बल नहीं काम कर रहा है। अगर कोई बल नहीं काम कर रहा है तो वो किसी एक खास स्थिति में आएगा नहीं, चूँकि बल ही तो खास स्थिति में लाता है। अगर खास स्थिति में आएगा नहीं तो इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो उसकी कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो यानी कि E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E की वैल्यू हो जाएगी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं m²v²/2m, इसको क्या लिख सकते हैं? E बराबर p²/2m, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p बराबर √2me। डन। p की वैल्यू आ जाएगी √2me। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/p बराबर हो जाएगा 2me। लैम्डा इज इक्वल टू h/p की जगह पर h/2me। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास, जिसमें कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। अब इसके बाद भी है हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म, और ये सब इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पांचवा लिखते हैं, मान लीजिए लेट द पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, मान लो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, एक्सिलरेटेड ड्यू टू potential v. Let the particle is an electron accelerated due to potential v. So उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो E टाइम v के बराबर होगी। तो hence lambda इज इक्वल टू h/, वहाँ रखो फॉर्मूला, √2mev। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख दोगे E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v तो लिखा ही दिया कि जो इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला जो पोटेंशियल है वो ये है। तो भैया ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को हम एक बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, हमें मालूम है कितना होता है, चार्ज भी फिक्स है, h की वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाता है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड √2 इंटू 1 मास है ना, तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, E 1.6 10⁻19 कूलाम, और V तो है ही है। ये सब कुछ अभी ये सब फिक्स है, इनको रखोगे तो कितना आता है? 12.24। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक। 7 it's 1.27 upon √v एंगस्ट्रॉम। तो लेम्डा की वैल्यू, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो किसी पोटेंशियल में एक्सेलरेट हो रहा है, तो अगर वो पोटेंशियल आपको मालूम है तो आप बता सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैटर वेवलेंथ की, वो कितना होगा? वो इस वैल्यू के बराबर होगा। तो इसका मतलब है दैट इज इफ, अरे भाई कहाँ फंस गई चाक, सो इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन V बराबर 100 वोल्ट, तो अगर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, तो लेम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.27 अपॉन √100 एंगस्ट्रॉम, और ये होगा 1.27/10, यानी 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी एक तरह से रिजल्ट के रूप में कई बार पूछ लिया गया है
कि छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में कि बताओ भाई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी पोटेंशियल v में मूव कर रहा है नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है उसकी, तो ऐसी स्थिति में उससे जुड़ी हुई जो मैटर वेवलेंथ होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो उसकी वैल्यू 1.7 एंगस्ट्रॉम करीब होगी, है ना? हाँ, 1.227 वही मान सकते, वही है। ये हो गया। अब ये पांचवा है, छठा चलो मान ले आखिरी में, इफ़ द पार्टिकल, अब जरूरी नहीं कि पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन हो, कोई पार्टिकल है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग बाय थर्मल एनर्जी, तो E की वैल्यू हो जाएगी 3/2 kT, तो लैम्डा हो जाएगा h/√2m 3/2 kT, ये 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बराबर h/√3m kT। तो ये टेम्परेचर का रोल आ गया यहाँ पर, तो यहाँ टेम्परेचर का रोल आ गया, यहाँ पोटेंशियल का रोल आ गया, ये पोटेंशियल का रोल है, यहाँ एनर्जी का रोल आ गया। इससे पहले हमने ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का, काइनेटिक एनर्जी, ये सब सारे इफेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब यही मुख्य प्रकार हैं हमारे पास de Broglie वेवलेंथ के, जो हमसे पूछे जाते हैं या जिन पे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम रुकते हैं यहाँ पर। आज हमने de Broglie वेवलेंथ का सारा जितना था वो हिस्सा कवर कर लिया है। अब अगला चरण हमारा जो होगा उसमें हम इस तरह से पढ़ेंगे कि इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया लोगों ने, मतलब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। देखो भाई, ऐसा है कि अभी संयोग की बात भी कहा जा सकता है इसको, कि de Broglie ने कोई सिद्धांत दिया 1924 में। उस सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटली चेक करने का काम एक तो जीपी थॉमसन ने शुरू किया। जीपी थॉमसन जो वो थे जो जे थॉमसन के पुत्र थे। जे थॉमसन वो थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो जीपी थॉमसन अपनी लेबोरेटरी में काम करना शुरू करते हैं, आई थिंक इंग्लैंड में रहते हैं वो, तो इंग्लैंड में वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं कि de Broglie हाइपोथेसिस को प्रूफ कर सकें। वहीं दूसरी तरफ डेविसन जर्मर जो होते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, मे बी अमेरिकन थे या ऐसे कुछ थे, दूर थे, जीपी थॉमसन से अलग थे। ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी लैब में कुछ अलग तरह के प्रयोग कर रहे होते थे, स्कैटरिंग वगैरह को देख रहे होते इलेक्ट्रॉन बीम से, और एक दुर्घटना के चलते इनके अपरेटस में एक बदलाव करना पड़ता है, दुर्घटना होती है। लेकिन उस बदलाव के बाद इनके जो रिजल्ट होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो de Broglie हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। मतलब इसको हम ये कह रहे हैं कि डेविसन जर्मर इंटेंशनली इस बात को नहीं खोज रहे थे एक्सपेरिमेंट करके कि चलो de Broglie हाइपोथेसिस को प्रूफ करते हैं। वो तो अपने कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस दौरान एक दुर्घटना होती है। उस दुर्घटना को ठीक करने के दौरान अपरेटस में वो कुछ बदलाव करते हैं। उन बदलावों के बाद जब फिर से अपरेटस को ऑन करते हैं तो उसके जो डाटा आ रहा होता है वो बिल्कुल बदल चुका होता है। अब जब ये समझना शुरू करते हैं आखिर डाटा में बदलाव आ क्यों रहा है और डाटा है क्या, तब वो डाटा को समझते समझते उनको इस बात का आभास होता है कि उन्होंने इस डाटा के रूप में de Broglie हाइपोथेसिस का एक्सप्लेनेशन खोज दिया। तो कुछ लोग इसको एक मतलब एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ द साइन ऑफ, इट इज़ अ प्राइज गिवन बाय नेचर फॉर प्रिपेयर माइंड। इसको ऐसे कह सकते हो कि उनके प्रयासों के थ्रू दुर्घटना हुई, फिर उससे उभरे, सोचे, फिर से रिकवर किया और फिर से किया। ये जितना प्रयास कर रहे थे ना, इस प्रयास के स्वरूप प्रकृति ने उनको पुरस्कार दिया कि चलो बेटा तुम लोग को, चलो मैं रहस्य बताते हुए एक्सपेरिमेंटली क्यों de Broglie हाइपोथेसिस सही है। प्रिपेयर माइंड थे, उनका दिमाग काम कर रहा था, तभी तो वो इसको देख पाए। तो हमको संकेत मिलते हैं, प्रकृति हमें संकेत देती है। अब ये हमारे दिमाग की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन संकेतों को समझ करके अपने लाभ के हिसाब से यूज कर पाते हैं या हम उन्हें सिर्फ ऐसा ही कोई घटना, कोई तुक्का या कुछ सोच करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजिक्स को सीखने में सिर्फ फिजिक्स ही नहीं सीखी जाती बच्चों, ये तो खास बात है। इट्स अ नेचुरल फिलॉसफी। वी कैन अंडरस्टूड the way of living, the way of thinking,
एटीट्यूड टूवर्ड्स द लाइफ, एटीट्यूड टूवर्ड्स द सक्सेस, एटीट्यूड टूवर्ड्स द फेलियर, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स जो है ये सिर्फ समीकरणों का एक भंडार नहीं है कि हमें बहुत सारे समीकरण हल रखने हैं, हमें बहुत सारे 1000-10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। नो, दिस इज द नेचुरल फिलॉसफी एंड द हाउ द नेचर इज बिहेविंग एंड हाउ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द नेचर, ये उसका व्यवहार है, ये उससे जुड़ा हुआ विज्ञान है, नेचुरल साइंस है। तो ये गणित नहीं है, गणित से थोड़ा आगे की बात है। जैसा मैंने कल बताया था, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी। एंड व्हाट इज़ फिलॉसफी? फिलॉसफी इज सेट ऑफ रूल्स जो हमें जीने का अंदाज सिखाते हैं, और कुछ नहीं है, दर्शन कुछ नहीं है। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।